हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे वो फर्दर अपनी आगे बढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और आई होप आप लोग मेरी सारी वीडियोस देख रहे होंगे। वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आपने चैप्टर भी पढ़ लिया होगा, उम्मीद मैं यही करती हूँ। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आपको पसंद आ रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं नीचे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसा आपको कंटेंट लग रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको हेल्प मिल रही है। जो भी आप कहना चाहें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हमारे आज के लेक्चर का, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली चीज तो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हमें एग्जांपल लिखना है, ठीक है। वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी चीज को, किसी कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है अपनी तरफ से। यानी किस टाइप की रिएक्शन हो गई है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन में, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट्स। फाइन, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि एनर्जी अब किस फॉर्म में दी जा सकती है? हीट की फॉर्म में दी जा सकती है। आप उसको हीट कर रहे हो, वो भी एनर्जी की फॉर्म है। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो तीनों के केस में आपने अलग अलग रिएक्शन लिखनी है। ये टॉपिक आपका चैप्टर में भी और मैंने कराया हुआ है, बट उसके अलावा भी मैं दोबारा से क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ ऐसा है कि आपके रिएक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपका डीकम्पोजिशन इन द फॉर्म, मतलब जब आपको एनर्जी हीट के फॉर्म में देनी पड़े उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट से। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब कि आप जस्ट हीट करो, एनर्जी आप हीट के फॉर्म में सप्लाई करोगे। तो देखो क्या करती हूँ मैं, अगर मैं FeSO4 को हीट करूं तो आपका बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, फिर इनको बैलेंस करेंगे। ये क्या है? फेरस सल्फेट। आपको फेरस और फेरिक मैंने बताया था ना, अगर किसी को नहीं याद तो दोबारा पढ़ लेते हैं। Fe+2 Fe+3, दो तरह के आपके आयंस होते हैं आयरन के केस में। तो मैंने कहा था कभी भी इस तरह का चीज, जब इस तरह के दो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं उसमें बड़े वाले को हम फेरिक IC फेरिक बोलते हैं, छोटे वाले को बोलते हैं फेरस। ये वर्ड मैंने आपको कहा था कि OUS छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लगता है और एक बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लगता है, ठीक। तो फेरस सल्फेट, यहाँ आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ये देखो यहाँ नाम चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड। और SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। नाम आपको सबके पता लग गए। अब जरा बैलेंस भी कर लें। आप देख सकते हो ऑलरेडी दो सल्फर हैं, यहाँ एक ही सल्फर है, तो सबसे पहले तो यही कर लिया जाए। आयरन अब दोनों जगह बैलेंस हो गए, 2 आयरन 2 आयरन, दोनों जगह सल्फर बैलेंस हो गए, यस। ऑक्सीजन देखें अब, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 ऑक्सीजन है क्या यहाँ पे है? यस, 4 2 8, यहाँ ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। हमें आयरन और सल्फर जब हम बैलेंस कर रहे थे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, राइट। चलो अगला आपका पार्ट हो गया डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। डीकम्पोजिशन बाय लाइट। कई बार इसको फोटो डीकम्पोजिशन भी कह देते हैं। फोटो का मतलब होता है ना लाइट, है ना। तो फोटो की या फोटोलिसिस कई कई जगह वर्ड यूज हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन जब आप लाइट की हेल्प से करते हो, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसका क्या एग्जाम्पल है? देखिए ये एग्जाम्पल आपने हो सकता है कर भी रखा होगा। AgCl आपका अगर ब्रेक कर जाए सिल्वर में प्लस क्लोरीन में, AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। याद रखना सिल्वर के जो हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड, इन्हें हेलाइड्स कहते हैं। हेलोजन से हेलाइड वर्ड बना है, ठीक। तो सिल्वर क्लोराइड्स आपके लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के लिए Hμ लिखते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं। ये ट्राइंगल का मतलब होता है आप हीट एनर्जी दे रहे हो, Hμ का मतलब आप लाइट एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में ब्रेक होता है। Cl2 था, आप इसको बैलेंस करोगे यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक। ये सिल्वर आपका सॉलिड के फॉर्म में है, क्लोरीन गैस आपकी, और ये आपका ये भी सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। किसी को अगर एग्जाम में नहीं याद रहता, नहीं लिखोगे चलेगा, बट रिएक्शन वैसे कोशिश करो कि धीरे धीरे जितनी ज़्यादा आप रीड करते रहते हो रिएक्शंस, तो आपको ये चीज़ें याद होती रहती हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट हमें क्या करना है?
फोटोलिसिस नहीं, डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो नीचे ज़्यादा नीचे हो जाएगा, मैं इसको यहाँ रब कर देती हूँ, यहीं पे कर लेते हैं हम ये क्वेश्चन, इसको रब कर दे रही हूँ मैं। डिकम्पोजिशन बाय या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, Al2O3, Al2O3 का नाम देखो याद रखना, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड तो यहाँ से पता लग ही रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आप लिखते हो, ठीक है, या इसका जो मेन ज्यादा फेमस नाम है वो है एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब आप इसको तोड़ोगे उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, लिसिस मतलब ब्रेक कर रहे हो। ठीक, एल्यूमिनियम सॉलिड में प्लस ऑक्सीजन गैस स्टेट में। अब इसको बैलेंस कर लें एक बारी, Al2 था, यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, वहाँ तो 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है, पता लग रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ 3 से, तभी बैलेंस हो पाएगी। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 एटम्स दोनों साइड ऑक्सीजन के हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, पहले जो आपने बैलेंस किया हो दोबारा से आपको फिर से बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे आइटम के कारण बैलेंस जो आपकी इक्वेशन होती है, नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो जाते हैं कई बारी। फाइन, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने पूरे क्वेश्चन में, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं, और वो अलग अलग एग्जाम्पल्स में क्या किन चीज़ों का फर्क था कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट को, रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, क्योंकि ऑल आर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन फिर से वैसा ही है, बैलेंस करना है आपको केमिकल इक्वेशन को और आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो बैलेंसिंग हो सकता है आपको धीरे धीरे आने लगी हो, तो बट बैलेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हर तरह की रिएक्शन हम बैलेंस कर सकें, राइट। एंड मोर ओवर टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत बार बच्चों को नहीं समझ में आ पाती है, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके उतना कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है हमारा फर्स्ट इससे, मैग्नीशियम सॉलिड है प्लस क्लोरीन गैशियस फॉर्म में रिएक्ट करके बनाता है MgCl2। ठीक है, इसमें मैं ये बैलेंसिंग के लिए चेंज कर लेते हैं चौक। तो बैलेंस क्या ये ऑलरेडी है, अगर आप ध्यान से देखें तो यस ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना है ना। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होगी। फाइन, सो जस्ट हमें क्या पता लगाना था, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ही है ना, दो चीजें कंबाइन करके कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं, नया केमिकल कंपाउंड बना रही हैं। ठीक है, दो चीजों में एक गैसियस स्टेट में है, एक सॉलिड स्टेट में है, दोनों कंबाइन करके आपका एक नया कंपाउंड बना रही हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अगला पार्ट TiCl4। अब ये Ti क्या है, अब ये नाम पता होना चाहिए। देखो आप लोगों ने 20 तक एलिमेंट्स तो याद किए हैं, तो उसके बाद आपका आ जाता है डी ब्लॉक वाले 21 22 स्कैंडियम टाइटेनियम। तो ये आपका टाइटेनियम क्लोराइड है, मैं इसका नाम लिख देती हूँ टाइटेनियम क्लोराइड। ठीक, अब ये याद रखना TiCl4 होता है, राइट। 4 होता है मतलब Ti आपका उसके ऊपर कितना चार्ज है, 4। तो एग्जाम में अगर कभी कहीं और इस तरह से आए तो TiCl4 याद रखना, टाइटेनियम क्लोराइड। फाइन, अच्छा ये लिक्विड फॉर्म में है, मैग्नीशियम फिर से सॉलिड फॉर्म में है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो टाइटेनियम सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और MgCl2 बन जाता है। क्या ये बैलेंस है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ Cl4 है, वहाँ तो Cl2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ट्वाइस कर देते हैं, और यहाँ ट्वाइस किया तो यहाँ भी ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना। अब टाइटेनियम बैलेंस है, क्लोरीन दोनों साइड 4 है, मैग्नीशियम दोनों साइड 2 है, तो बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। और आपको नाम पता लग गया, टाइटेनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम रिएक्ट करके बना रहे हैं टाइटेनियम सॉलिड फॉर्म में और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या पता लगाना है कि रिएक्शन कौन सी है। ध्यान से अगर देखो, ना तो कॉम्बिनेशन है, ना डीकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ कर क्या रहा है, मैग्नीशियम जगह ले रहा है यहाँ पे टाइटेनियम की, है ना, देख सकते हो आप। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अच्छा आगे CaO सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड है ये,
दूसरा नाम इसका क्या है मैंने बताया हुआ था आपको, क्विकलाइम। ठीक है, कैल्शियम के इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जितने भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, उनके सबके कॉमन नेम याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 आपका होता है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिका भी नाम याद रखना। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 सिलिका दोनों सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करके बना रहे हैं कैल्शियम सिलिकेट। ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, है ना, ये आपके लिए नया है, कैल्शियम सिलिकेट। अब यहां से आपको देखो क्या पता लग रहा है, एक बारी ध्यान से देखना, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला ये बन रहा है ना, इसमें दोनों की वैलेंसी 2 है। कहने का मतलब है कैल्शियम की तो 2 है, SiO3 के ऊपर, पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, जैसे कार्बोनेट के ऊपर, सल्फेट के ऊपर, है ना, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, तो SiO3 2 नेगेटिव। अब ये याद रखना, SiO3 कभी भी आए उसके ऊपर 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर मैं इसी के साथ कहूँ सोडियम का सॉल्ट बनाओ, इसके साथ अगर मैं कहूँ सोडियम का सॉल्ट बनाओ, आप लिखोगे सोडियम, SiO3 लिखोगे, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, फिर क्या करोगे, Na क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2 आ जाएगा, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो अच्छा मैग्नीशियम का होगा तो सेम आ जाएगा, MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट। वैसे तो मैक्सिमम केस में कैल्शियम सिलिकेट ही होगा, बट आपको किसी भी तरह का सॉल्ट जो है, किसी भी तरह का कंपाउंड, उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। धीरे धीरे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की का बेनिफिट क्या है कि हमें आंखों के सामने से, हमारे या हमारे हाथों से जितने ज़्यादा मैक्सिमम कंपाउंड्स प्रैक्टिस हो जाए, है ना, हमें नए नए एलिमेंट्स का पता लगे, नए नए कंपाउंड्स का पता लगे, किसकी क्या वैलेंसी है, चार्ज है, ये सब पता लगता जाए, है ना। तभी आपको देखो यहाँ नया Ti ये आपका आया टाइटेनियम का, फिर सिलिका वाला आया, ये आया, फाइन। तो ये आपकी एक नई रिएक्शन हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका रिएक्ट करके बना रहे हैं कैल्शियम सिलिकेट। चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस है। कैल्शियम दोनों साइड एक ही है, सिलिका भी दोनों साइड एक है, ऑक्सीजन 2 + 1 3 और यहाँ पे भी 3, तो बैलेंस भी है इक्वेशन। नाम आपको पता लग गए, अब बताओ टाइप कौन सी है। एक नया कंपाउंड बन रहा है, सो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं चाहती हूँ आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाए ना कि एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप सबका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, सबके फुल मार्क्स आने चाहिए, है ना। और चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिंपल एग्जाम्स की, कोई कमी नहीं रह जाए, इस वजह से मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। फाइन, अगला क्या है, H2O2 लिक्विड फॉर्म में है। यूवी क्या है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यूवी का मतलब यहाँ बेसिकली एक्चुअली है सनलाइट को लेके आप कह सकते हो, ये यूवी रेज सन लाइट से आती है ना, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में H2O वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में निकल रहा है, टूट रहा है दोनों। चलो, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉस्मेटिक्स में यूज होता है ना, ब्लीच करने के लिए, ठीक है, कलर चेंज करने के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, ये आपका टूट के बना रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्या ये बैलेंस है, H2 तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ 2 + 1 3 है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको आप सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ अगर सपोज करो क्या करती हूँ, 2 है तो यहाँ पे अगर 3 से करूँगी तो देखना ज़रा क्या हो पाएगा पॉसिबल, 3 × 6, अगेन यहाँ 7 आ जाएगा, नो। तो यानी इसका मतलब हमें यहाँ तो नहीं करना, लेकिन यहाँ कर सकते हैं हम। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आप चेक, बस ये है कि मेनली आपको टोटल, सपोज करो मैं यहाँ पे ट्वाइस से करती हूँ, ट्वाइस में आपका सेट बैठ जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये अब दोनों साइड ऑक्सीजन 4 हो गया, ये 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए, और यहाँ पे भी आपका 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन भी 4 है दोनों साइड। तो आपने देखा हम मैक्सिमम ऑक्सीजन के केस में 3 2 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड, अगर इस तरह से डिफरेंट होता था, बट यहाँ कुछ डिफरेंट आया आपका, है ना। तो बैलेंसिंग आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आपको एक आध बार ट्राई करना पड़ता है, कभी कभार सेट आता है आंसर, कभी कभार नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने रफ में एक बार ट्राई करना है, जब आपको फाइनल हो जाए तब उसको फेयर करके फाइनल किया करो। फाइन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करके वाटर ऑक्सीजन बना रहा है, आपने बैलेंस कर ली। अब जरा देखो कि ये टाइप कौन सी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका टूट रहा है, तो यानी कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी चीज, कोई केमिकल कंपाउंड आपका ब्रेक हो
ब्रेक होने के बाद दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस बनाए तो हम उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, 3 टाइप्स की आपके यहाँ पे रिएक्शन आई। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन, और उसको बैलेंस करना है। बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है, नए कंपाउंड्स हैं, इसलिए मैंने थोड़े डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं। देखो क्या है, लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म लेड क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेड एसीटेट, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH। यहाँ देखो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बन रहा है ना, चलो पहले लिख ही लेते हैं। लेड एसीटेट सपोज करो आपको नहीं पता, ठीक है, आपने फॉर्मूला छोड़ दिया, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो पता था, लिख लिया आपने। ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म PbCl2, ठीक है, लेड क्लोराइड बना दिया, प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ से देखो CH3COOH का मतलब क्या है, एसीटेट आयन। CH3COO आयन के ऊपर कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव। यानी अगर सपोज करो आपका लेड का फॉर्मूला लिखना है, लेड और एनायन क्या है, ये वाला है ना, तो आपको क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों की वैलेंसी देखनी पड़ेगी। यहाँ से आप देख सकते हो PbCl2 में वैलेंसी लेड की कितनी है, 2, तो यहाँ 2 वैल्यू आएगी, यहाँ 1 वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेड के साथ 1, एसीटेट ट्वाइस, CH3COO ट्वाइस। ठीक है, लेड एसीटेट, ये आपने लिख लिया लेड एसीटेट। अब याद रखना लेड की वैलेंसी +2, +4 भी होती है बहुत जगह, बट आपको फॉर्मूला देख के पता लग जाएगा, धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। एसीटेट आपका CH3COO एनायन है, ठीक है, एसीटेट आयन में आपका 1 नेगेटिव चार्ज है, तो आपने उसके हिसाब से 1 नेगेटिव लिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेड एसीटेट का फॉर्मूला प्लस HCl डाइल्यूट वाला, ठीक, HCl डाइल्यूट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड, ठीक है, PbCl2 और एसिटिक एसिड। अब चेक क्या क्या करना है हमें कि बैलेंस है या नहीं। लेड दोनों साइड एक ही है, ओके फाइन। CH3COO आप पूरा कर सकते हो, एक साथ ले सकते हो, कितना है, 2 है ना, तो आप इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। ठीक है, 2 CH3COO एनायन हो गए, यहाँ पे भी हो गए, तो पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया। अब क्या रह गया, आपको सिर्फ H चेक करना है और क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ 2 है और H भी 2 है, तो अगर आप इसके आगे 2 लगा देते हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। लेड दोनों साइड 1 हो गया, क्लोरीन दोनों साइड आपका क्या हो गया, दोनों साइड हो गया ना कंप्लीटली बैलेंस, लेड भी, क्लोरीन भी, हाइड्रोजन सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल। अब सोडियम मेटल मतलब कि सिंपली Na खाली लिया हुआ है, पीस ऑफ सोडियम मेटल Na सॉलिड फॉर्म में इज एडेड टू, प्लस कर दिया हमने एब्सोल्यूट इथेनॉल। एब्सोल्यूट इथेनॉल का मतलब होता है प्योर की बात कर रहा है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, ये तो याद रखना पड़ेगा, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ठीक है, क्या देगा, टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे करते हो ना, वैसे ही है सोडियम इथॉक्साइड। तो NaOH होता था सोडियम हाइड्रोक्साइड, H की जगह क्या आ जाएगा, इथॉक्साइड, मतलब आप ये लगाना चाह रहे हो। सो C2H5ONa, ये भी आपका सोडियम सॉल्ट है, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था ना, पीस ऑफ सोडियम मेटल यानी सोडियम लिखना है आपको, उसके बाद आपको इथेनॉल दिया हुआ है वो आपने प्लस कर दिया, सॉल्ट बना दिया सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो गई। अब चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस है, सोडियम दोनों साइड बैलेंस है, यस। C2H5O एग्जैक्टली पूरा है, बस ये H जो है ना, H यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, वहाँ पे हमारे ट्वाइस है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको कर दें। चलो अब क्या करना होगा, इसके बाद इसको हमें चेंज करना होगा। यहाँ 2 हो गया है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा ट्वाइस, और यहाँ ट्वाइस होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी होगा। अब चेक करते हैं दोबारा से पूरा कि क्या बैलेंस हुई। 2 सोडियम, यस, दोनों साइड 2 सोडियम है। 2 C2H5O, दोनों साइड 2 हैं, ये पार्ट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन, यस, 2 हाइड्रोजन आइटम्स भी निकल गए। सो अगेन हमने क्या कर लिया, बैलेंस। अब हमें करनी है थर्ड रिएक्शन, आयरन 3 ऑक्साइड। ऑलरेडी बोल रहा है वो आयरन 3 ऑक्साइड, तो क्या लिखोगे, Fe2O3।
ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करके रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉलिड आयरन यानी Fe बनाएगा एस फॉर्म में एंड लिबरेट्स CO2 गैस। ठीक, तो रिएक्शन तो आपने अपनी समझ से लिख ली, जो स्टेटमेंट थी इसको आपको बाद में चेक भी करना पड़ेगा एक बार दोबारा। देखो आयरन ऑक्साइड Fe2O3, वो भी आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, हीट करने पे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाएगा सॉलिड आयरन और CO2 गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। तो क्या ये बैलेंस है, यहाँ 2 आयरन है, सीधे सीधे दिख रहा है, इसको तो हमें 2 आयरन करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ टोटल 4 है और कार्बन 1 है, तो हम कार्बन तो 1 है लेकिन ऑक्सीजन टोटल 4 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ए ट्वाइस कर दिया, मैंने अभी जस्ट चेक किया है, 2 कार्बन हो गए और 4 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसके बाद, अगर आप इसको सपोज करो 2 कार्बन के लिए ट्वाइस करते हो, अब कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, यहाँ तो 5 ऑक्सीजन हो गई, उधर आपकी 4 ही ऑक्सीजन है, तो कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से डिफरेंट आ जाए आंसर। ठीक है, चलो वहां आपका एक ही जगह ऑक्सीजन है, इवन नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका डिफरेंट है, तो इसको मैं अगर ट्वाइस कर दूं क्या अब हो जाएगी, क्या अब बात बनेगा, यहाँ 2 2 4 है ना, इसको मैं 4 कर देती हूँ। चलो एक बार ये हिट एंड ट्रायल है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 2 2 4, 4 आयरन इधर भी हो गया, अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन 3 2 6, 6 + 2 8, 8 है लेकिन वहां नहीं है, यहाँ मैं अगर 4 कर दूं तो यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ फिर 4 और 6 4 10, तो इस तरह से अगर हम करते रहे तो ये तो हमारा डिफरेंट ही आंसर आपका आता जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हमने या तो कुछ गलत लिखा हुआ है या हमने बैलेंसिंग गलत की है। दोबारा से शुरू करते हैं, फिर एक बार सारा रब कर देते हैं। ओके तो दोबारा से हम अगर स्टार्ट करेंगे, सपोज करो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करते, किसी और जगह से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमें CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को बैलेंस करना है, तो Fe2 पहले ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें सबसे पहले दिख रहा है आयरन, आयरन हमने बैलेंस कर दिया, अब इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और कार्बन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और कार्बन आपका देखो साथ के साथ बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे पता है, हमें लग रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन साथ साथ है, इस साइड भी उस साइड भी, लेकिन अलग अलग जस्ट रेशियो में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 3 लिखती हूँ, सपोज करो ये मैंने यहाँ 3 लिखा, इससे क्या चेंजेस आया आपका कि यहाँ अगर मैंने 3 लिखा तो मुझे यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। कार्बन हमने पिछली बार 2 करके देखा था, नई बात बन रही थी, 3 करके देख लिया। 3 कार्बन यहाँ साइड, इस साइड भी, 3 कार्बन उस साइड भी। अब ऑक्सीजन जरा चेक करते हैं, यहाँ 6 है, 3 2 6, यहाँ 6 हो गई ना, अपने आप 6 हो गया, 3 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ और 3 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ। ठीक है, तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको पता लग गया होगा कि एक आध बार हो सकता है आपकी कोई इक्वेशन अटक जाए, थोड़ा टाइम लगे, बट इजीली निकल जाएगी। कई बार हमारे अप्रोच चेंज होनी चाहिए कि हम किसी और तरह से भी करके देखें। आप कई बार हमेशा इवन नंबर ही मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो, कभी कभार ऑड नंबर से भी होता है, स्पेशली जब ऐसे सिंगल सिंगल एटम और ये दोनों इस तरह से आए ना, वहां पे ऐसा ही होता है, एक जगह या तो इवन आता है, एक जगह ऑड, या सिर्फ एक ही जगह ऑड। तो तभी मैंने कहा कि इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ और नए तरह के क्वेश्चंस करते हैं जो आपने शायद नहीं किए होंगे, बट हाँ वो कंसेप्ट से पे ही बेस्ड है, कंसेप्ट के अप्लाइड पार्ट है। अप्लाइड पार्ट कहने का मतलब क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको उस क्वेश्चन को अप्लाई करना आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एसिड और मेटल जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल्स ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट करें। ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन क्या लिखा है, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेयर एज कॉपर डज नॉट, एक्सप्लेन वाई। अब कोई भी मैंने आपको एक बताया था रिएक्टिविटी सीरीज है ना, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट भी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कैसे, देखो, जिंक रिएक्शन किसकी है, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, क्या बनाएगा रिएक्ट करके, यहाँ पे आपको देखो, सपोज करो ZnCl2 + H2, और यही सेम रिएक्शन अगर मैं कॉपर के लिए लिखूं तो आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस लगा दो चाहे नो रिएक्शन लिखो, एक ही बात है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो कर क्या रहा है, जिंक हाइड्रोजन की जगह ले रहा है ना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस आउट कर रहा है, तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
तो कोई एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही यहाँ पे आएगा, इस H को रिप्लेस कर सकेगा। हाइड्रोजन से जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो इस जगह को लेगा यानी रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, लेकिन जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। सो जिंक इसलिए करता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है जिंक एलिमेंट आपका सॉरी ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, लेकिन कॉपर नहीं है, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वैसे तो देखो एक्टिविटी सीरीज धीरे धीरे करके आपको याद हो, धीरे आप पढ़ोगे आगे आगे पढ़ते जाओगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो हो सकता है आपको कुछ एलिमेंट्स याद हो जाएं, कुछ नहीं याद हो, बट अगर कभी ऐसा हो रहा है उसका रीज़न यही होगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आपको रिएक्शन दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो आपको पता लग जाता जो रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्ले एक जगह ले ले रहा है, वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नहीं कर रहा वो नहीं एक्टिव है, नहीं रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है कहने का मतलब है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जो ब्राउन कलर का है और शाइन करता है ऑन हीटिंग इन एयर, मतलब एयर का मतलब मैंने आपको बताया था, इन हीटिंग इन एयर मतलब ऑक्सीजन आपने प्लस करना है, प्लस O2, रिएक्ट किसके साथ करवा रहे हैं हम, ऑक्सीजन के साथ, बिकम्स ब्लैक इन कलर, आफ्टर रिएक्शन वो ब्लैक कलर का बन जाता है, एलिमेंट का नाम बताना है एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, वो एलिमेंट कौन सा है जो ब्राउन कलर का था, शाइनी ब्राउन कलर का, और जो कंपाउंड बनेगा वो ब्लैक कलर का कौन सा होगा। अब देखो ऐसे अगर आप सोचो कि आपको सारे एलिमेंट्स के कलर पता हो, सारे एलिमेंट्स का जो कंपाउंड है वो भी पता हो, तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है धीरे धीरे। ठीक, शाइनी ब्राउन कलर कंपाउंड है आपका कॉपर, फाइन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CuO, आप इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया। तो कॉपर आपका ये ब्राउन कलर कंपाउंड था, शाइनी ब्राउन कलर्ड कंपाउंड आपका एलिमेंट, सॉरी कंपाउंड नहीं, एलिमेंट आपका कॉपर था। ठीक है, मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, दिस वन इज कॉपर, ये एलिमेंट यानी आपका क्या हो गया, कॉपर, रिएक्ट्स विद एयर, हीट, जब आप इसको रिएक्ट करोगे एयर के साथ और हीटिंग करोगे, कंपाउंड आपका बन जाता है कोई ब्लैक कलर का, वो ब्लैक कलर का कंपाउंड ये है। ठीक है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड ये है कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो आपको पता लग गया कि एलिमेंट कौन सा है, ऑक्साइड कौन सा था, जो ब्लैक कलर किसका है। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, हो सकता है कहीं और भी आ जाए किसी फॉर्म में, और कॉपर आपका शाइनी ब्राउन कलर का होता है। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि तभी मैंने कहा जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें याद होती जाएंगी, किसका कलर क्या था, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे नहीं। ठीक है, अब सपोज मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ कि आयरन के आर्टिकल्स है ना हमारे पास, आयरन के टुकड़े या घरों में जो भी, उसको हम उसके ऊपर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जो आयरन के टुकड़े पड़े हुए हैं उनके ऊपर हम पेंट अप्लाई करके रख देते हैं, मतलब पेंट करके फिर रखते हैं। उसका क्या बेनिफिट है, कभी आपने देखा अगर घर में कोई, आपने सपोज करो लोहे का इस तरह से काम करवाया, उसके ऊपर पेंट ना किया हो, पेंट किए हुए बहुत टाइम मतलब ऐसे ही रह जाए वो, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ना, किसकी जम जाती है, जंक लग जाता है उसको, आप कहते हो रस्ट की लेयर जम जाती है, रस्ट, RUST। ठीक है, वो रस्ट क्यों जम जाता है, क्योंकि आयरन का आपका जो पार्टिकल है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब गैसेस के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, और इसीलिए वो जंक बना देगा, है ना। जंक को आप क्या कहते हो इंग्लिश में, रस्ट, Fe2O3 XH2O, ये इसका फॉर्मूला है ना, कि आयरन ऑक्साइड की लेयर बना देता है और वो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो यानी मॉइस्चर ऑक्सीजन दोनों की प्रेजेंस में आयरन का पार्टिकल जो भी है, आपका छोटा टुकड़ा है या आपका कोई बड़ा सा पोल है, कोई भी आर्टिकल आपका रखा हुआ है, वो खराब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वो खराब ना हो, उसे हम बाद में यूज कर सकें, उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट करने से एक पूरी परत जम जाती है उस आयरन के टुकड़े के ऊपर, और वो जो आयरन का सरफेस है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। ठीक है, परत जब एक पूरी लेयर जम जाएगी तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा मतलब मॉइस्चर ऑक्सीजन उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो यानी जंक नहीं लगेगा, आपका जो आयरन का टुकड़ा था वो सेफ रहेगा, आप उसको बाद में यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसी तरह की आपकी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं जहां हमें केमिस्ट्री ढूंढनी होती है। केमिस्ट्री आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इसी पे बेस्ड है, या वैसे ओवरऑल भी आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, जैसे मैंने आपको कहा था पढ़ाते हुए भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, क्लोरीन ब्लीचिंग के लिए यूज होता है ना, और कैल्शियम के आपने कई कंपाउंड्स देखे। सो इस तरह से आपके जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो किसी भी फॉर्म में
डे टू डे लाइफ को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आऊंगी। कुछ हो सकता है थोड़े हाई लेवल के हो, कुछ थोड़ा लो लेवल के, थोड़े सिंपल, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस लेने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे आज आपने देखा कुछ नए तरह के क्वेश्चंस थे, है ना, थोड़ा सा लेवल हाई किया। हो सकता है अगली बार थोड़ा सा और लेवल हाई कर दूं, या एमसीक्यूज, तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगेन चैनल सब्सक्राइब करके रखो भाई, बार बार कह रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके रखो। ई एकेडमी एजुकेशन, ई एकेडमी स्कूल दोनों, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करके रखो, बिना प्रेस किए बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ना आपको पता लगेगा वीडियो कब आई, फाइन। तो और वीडियो आपसे ऑब्वियसली मिस हो जाएगी। तो इसी वजह से कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आप चैप्टर्स पढ़िए, चैप्टर्स के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।